सर सर मुझे प्रेजेंटर तो बना दे, मैं बाकी बहनों को भी कॉल कर लूँ। हाँ बिल्कुल, तिहाई माजरत के बाद या मैं वैसे किया। लीजिए अच्छा जी, अब जो है वो मैं यहाँ से इसको भी ऑन कर लूँ ताकि जो राइटिंग है वो मैं कर पाऊँ। अच्छा जी अच्छा जी, देखें ये है वो पेपर जिसकी बात मैं कर रहा था। बेटा शेयर हो रहा है आप लोगों से, आप लोगों के साथ शेयर हो पा रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर नुमान जी। अच्छा, अब ज़रा जी सर। देखिए, हाँ बेटा अब ज़रा ये देखिएगा कि ये 2014 का है शायद। हाँ 2014 सितंबर का पेपर है, यानी कि वैसे तो जून मई के अंदर पेपर होता है और एक पेपर सितंबर में भी होता है आपके पास जो रीसेट एग्ज़ाम होता है। तो उसमें ये पेपर दिया हुआ है, ये मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एक एक करके क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो ये कह रहे हैं कि इफ़ टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू स्विंग फ्रॉम पोजीशन एक्स, इस तरह का आपने कल भी देखा था। एक्स से वाई तक पहुंचने में जो इसको टाइम लग रहा है वो 1.5 सेकंड लग रहे हैं। तो बताइए पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये वापस आएगा, तो 1.5 जाने में 1.5 आने में 3 हो गया, फिर 1.5 जाने में फिर 1.5 आने में, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। यानी कि जो भी ये आपके पास क्वार्टर, इसको हम कहते हैं 1/4 ऑफ टाइम पीरियड टी। तो अगर मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो 4 से मुझे इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1.5 जाने में और 1.5 आने में, तो कितना हो गया? ये 3। फिर 1.5 जाने में और फिर 1.5 आने में, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड्स। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले लेगा? 6 सेकेंड्स ले लेगा। तो ये कल भी हमने ये देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है, एक मिनट, नेक्स्ट जो है आपके पास, इसमें आपसे ये कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अ ट्रांसवर्स वेव्स इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए भाई, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट से वेस्ट तक एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके थ्रू? थ्रू ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे अप एंड डाउन, यानी कि अगर मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा और नीचे आ रहा होगा, अप एंड डाउन। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स विल मूव। बताइए इस केस में जो पार्टिकल ऑफ द, अगर ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएंगे? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओनली ट्रैवल कर रहे होंगे। क्या पार्टिकल भी ईस्ट वेस्ट ट्रैवल कर रहे होंगे? नहीं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओनली। अब ये बताइए कि अगर ऐसे मैंने ईस्ट कह दिया है और ऐसे मैंने वेस्ट कह दिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा क्या चीज़? साउथ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पार्टिकल कहाँ? टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ मूव कर रहे होंगे, अप एंड डाउन। तो इसका मतलब क्या है कि टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ मूव करने का मतलब ये हो गया कि द मोशन और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईस्ट एंड वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट के परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास? नॉर्थ साउथ। तो इसका मतलब क्या है कि इट शुड मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर ये ट्रांसवर्स के बजाय लॉन्गिट्यूडनल वेव होती, अगर आपके पास ट्रांसवर्स के बजाय यहाँ पे वेव क्या होती?
लॉन्गिट्यूडनल, एक मिनट रुकिएगा बेटा। अगर आपके पास वेव जो है वो कौन सी होती, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिया होता। तो फिर इस केस में आप क्या करते कि अगर ईस्ट वेस्ट की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते तो वो एनर्जी मूव कर रही होती, तो पार्टिकल्स भी कहाँ मूव कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल होता तो आंसर ए होता, लेकिन ट्रांसवर्स है तो आंसर क्या है, बी। बोथ हो नहीं सकता दोनों डायरेक्शंस के अंदर। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ बात बहुत ख़ास है कि पार्टिकल ईस्ट की तरफ भी जाएंगे, नॉर्थ और वेस्ट है, पार्टिकल नॉर्थ एंड वेस्ट इन बिटवीन। देखिए एनर्जी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन पार्टिकल कभी नॉर्थ में जाएंगे कभी साउथ में आएंगे, फिर नॉर्थ में। तो बताइए मुस्तकिल नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करेंगे ना, तो इस वजह से नॉर्थ और साउथ ओनली नॉर्थ टू साउथ नहीं होगा, बोथ नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स, ये वाला ज़्यादा बेहतर आंसर, क्योंकि पार्टिकल कभी नॉर्थ की वर्ड टूवर्ड्स नॉर्थ जाएगा, फिर पार्टिकल कभी किसकी टूवर्ड्स साउथवर्ड जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो नॉर्थ और साउथ में मुस्तकिल मूव कर रहे होंगे, तो बोथ नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स, तो बी डी आंसर होगा इसका। अच्छा, इसके बाद देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स। जो साउंड की पिच होती है, ये बताइए, अगर मैं पिच की बात करूं तो हाई पिच का मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। हाँ बोलिए बेटा। अगर ट्रांसवर्स में आंसर डी होगा तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो उसमें आपके पास बोथ ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड होगा। बोथ का मतलब क्या हो गया कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई तो पार्टिकल जो होंगे वो टू एंड फ्रो मूव करेंगे, वो कभी ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे कभी वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स में बोथ टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो आपके पास क्या आ रहा होगा, सी आंसर आ रहा होगा। अच्छा बताइए, पिच ऑफ द स्क्रू डिपेंड करती है किस चीज़ पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो बताइए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स, पिच किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, जितनी कम तो, जबकि आप एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और लाउडनेस अलग चीज़ है। बाद में कह रहा है द रेंज ऑफ द ऑडिबल, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो मुझे सुनाई देती है उसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी। ये 22,000 हर्ट्ज दिया होगा, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बाकी तीन वाला। ठीक है बेटा। अब जरा देखें अगला। देखें इसमें क्या कह रहे हैं, इन द गिवन रे डायग्राम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे रखा गया है। इफ़ वी आर प्लेसिंग एट इट, इट्स इमेजेस विल बी फॉर्म्ड एट ए। तो ये तो आसान सा है कि ए पे रख दूंगा तो इन्वर्टेड 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी। ये तो कल भी हमने देखा था। ये इस तरह के कई एक न्यूमेरिकल MCQs आते हैं, तो इसको 5 के अंदर ए आएगा। अच्छा अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, के सामने रखा गया यहाँ पे, देन इट्स इमेज विल बी, बताइए इस केस में इसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब ये बताइए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, फोकस यहाँ पर है, विद इन फोकल लेंथ रखा जा रहा है, विद इन फोकस। तो बताइए जब फोकस के अंदर रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज जो होती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, सेम साइड पे बनेगी, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं बनेगी। तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ रेज जो हो रही है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पे तो कभी मिल ही नहीं सकती। ना मिलने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम बैक पे बढ़ाएंगे, ये वाली बीम जो है इसको भी हम बैक पे बढ़ाएंगे, और ये वाली बीम जो है इसको भी हम बैक पे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये तीनों बीम्स जो हैं
ये इस पॉइंट के ऊपर आके क्या करेंगी, मिलेंगी। और जब मैं इमेज बनाऊंगा तो इमेज यहाँ पर इरेक्ट मिलेगी मुझे, सीधी अपराइट। इमेज जो होगी वो अपराइट होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होनी चाहिए नेचर में। और आप ये जानते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लिहाजा ये मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी मुझे। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में क्या होगी, देखिए ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी भी दिखाई दे रही है आपको। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, एट 2f, तो ये तो गलत हो गया। अदर साइड ऑफ द लेंस तो बनी नहीं रही है, अदर साइड ऑफ द लेंस भी नहीं बन रही है, ऑन द सेम साइड बन रही है। लेकिन बताइए रियल तो नहीं है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑन सेम साइड बन रही है बट वर्चुअल इन नेचर, तो डी ठीक है। ठीक है बेटा, आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि द गिवन रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्म बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बना रहे हैं एक इमेज। बताओ इस इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या कहूंगा, व्हाट वी कॉल इट। पहले देखो कि ये इमेज बन कैसे है। ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ रखा गया, पहली रे पैरेलल जाके फोकस से गुजरी, बैक पे बढ़ा के यहाँ मिलाया, दूसरी सेंटर से गुजरी, बैक पे बढ़ा के। बताइए इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज वर्चुअली मैग्नीफाइड बना रहा हूं। तो बताइए ये जो लेंस होता है, अगर कोई लेंस वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज बना रहा हो तो इस लेंस को मैं सिंपल माइक्रोस्कोप कहूंगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास कितने, 2 लेंसेज होते हैं। 2 लेंसेज कहां पर होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके पास सिंगल लेंस है, एक ही लेंस है। तो जो सिंगल लेंस होता है और वो मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है, इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए ये टेलीस्कोप नहीं हो सकती, टेलीस्कोप नहीं, कंपाउंड भी नहीं हो सकती, 2 लेंसेज होते हैं, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप। In the given ray diagram, one of the defect of human, अभी बताइए इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट आ रहा है ह्यूमन आई में। इस डिफेक्ट को ये क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बताइए डिफेक्ट क्या है, कि ये अपने रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गई है, 2 कन्वर्जेंस हो गई है, ज्यादा कन्वर्ज हो गई। मुझे इस पॉइंट को दोबारा से बैक करना है, कहां पर, रेटिना पर। तो बताइए पॉइंट को मुझे क्या करना है, वी विल हैव टू मूव इट बैक फार, और दूर लेके जाना है। जब मैंने पॉइंट को दूर लेके जाना है तो मुझे पॉइंट की डाइवर्जेंस बढ़ानी है। पॉइंट की क्या बढ़ानी है, इसको और दूर ले जाना है ना। अगर करीब लाना होता तो कन्वर्जेंस बढ़ानी थी। अभी मुझे क्या चीज़ इंक्रीज करनी है, डाइवर्जेंस। बताइए डाइवर्जेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कि मुझे वी विल हैव टू यूज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो बताइए डाइवर्जिंग लेंस यही होता है। ये लेंस जो होगा ये इस पॉइंट को अब उठा के कहाँ ले आएगा, रेटिना पे ले आएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, कॉनकेव। मिरर तो हो ही नहीं सकते इस्तेमाल, तो कॉनकेव लेंस कैन बी बेटर ऑप्शन। अगर ये पॉइंट जो था ये इस, देखो जब मैं कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर लेंस की शक्ल क्या होती है, ऐसी होती है। इस केस के अंदर अगर पॉइंट यहाँ पे आ रहा होता और मुझे इसे वापस बैक करना होता किस पे, रेटिना पे, तो फिर मुझे कन्वर्जिंग लेंस ये वाला लेंस यूज़ करना होगा। शॉर्ट और लॉन्ग साइटेडनेस अपने जहन में रखिएगा, जो मैंने बताया है उसको भी जहन में रखिएगा। चले बेटा आगे चलो। आप जो बता रही हैं वो गलत है, वो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो दूसरी शक्ल का होता है। अच्छा जी,
उसके बाद ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है और आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। बताइए, एक 2 ओम की रेजिस्टेंस R1 दी गई है, 1 ओम की रेजिस्टेंस R2, बोथ कनेक्टेड इन सीरीज। बताओ, सीरीज में कनेक्ट की गई है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगी वो किसके बराबर होगी? 2 + 1, यानी कि डायरेक्टली ऐड अप हो जाएगा। R इज इक्वल टू R1 + R2। अगर पैरेलल होती तो फिर रेसिप्रोकल करके ऐड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी आ गई है? 3 ओम। तो इन सब की कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 ओम आ रही है R। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Z। X और Z के अक्रॉस, यहाँ पे इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर अगर मैं X और Z के दरमियान में लगाता हूँ तो जो वोल्टेज आएगा वो V1 होगा, क्योंकि पोटेंशियल वोल्टेज 12 में से कुछ इधर ड्रॉप होगा, कुछ इधर ड्रॉप होगा। करंट रिमेन्स द सेम, I की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? दोनों में सेम। पहले मैं क्या निकालूंगा? R के बाद मैं निकालूंगा I, कंबाइन करंट। वोल्टेजेस आखिर में निकलेंगे। कंबाइन करंट कैसे आएगा? I = V/R। कंबाइन वोल्टेज कितना आया? 12, और कंबाइन रेजिस्टेंस क्या आई? 3। तो आंसर कितना आया? 4 एम्पियर। तो आपके पास कंबाइन करंट कितना आ गया? 4। तो यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो कितने एम्पियर है? 4 एम्पियर। इसमें से भी 4 गुजरेगा और इसमें से भी 4 एम्पियर गुजरेगा। सही है बेटा? अब मुझे वोल्टेज चाहिए अक्रॉस X एंड Y। तो बताइए, V = IR होता है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? V1 = I1 R1। बताइए, करंट गुजरने वाला I1 जो है वो 4 है और मल्टीप्लाई बाय इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 2 है। तो 4 2 तक कितने हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। तो V1 कितना? 12 में से 8 वोल्ट ड्रॉप होगा, 12 में से 8 वोल्ट ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस R1 पे। अब ये बताइए, 12 में से 8 अगर इधर ड्रॉप हो रहा है तो इधर कितना ड्रॉप होना चाहिए? 4 वोल्ट, क्योंकि इसका और इसका ड्रॉपिंग वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज के इक्वल है। तो बताइए, आपके पास आंसर कितना आया? 8 वोल्ट। तो आंसर आपके पास कितना होना चाहिए? 8। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वही 8 ही आ रहा है ना। 12 है, 4 एम्पियर क्या है? 4 दूनी 8। ये बताइए, ये X से लेके Y तक का वोल्टेज आया, Y से लेके Z तक का वोल्टेज कितना आया है? 4 वोल्ट आया है। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने X से लेके Z तक का वोल्टेज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज, X से मुझे जो मालूम करना है वो X से Z तक का वोल्टेज, जिसमें ये दोनों वोल्टेज आ गए। तो बताओ, X से Z तक का टोटल वोल्टेज कितने वोल्ट निकलेगा? 12 वोल्ट पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर यहाँ पे क्या होगा? 12। बताओ, X से Z तक के अंदर रेजिस्टेंस R1 भी आ गई और रेजिस्टेंस R2 भी। तो बताओ, रेजिस्टेंस R1 और R2 का जो कंबाइंड वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट होगा, जो कि आपने प्रोवाइड किया। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 वोल्ट। 4 वोल्ट उस वक्त होता है जब आपसे क्या यहाँ पे XZ नहीं बल्कि YZ पूछा जाता है। अगर ये कहता है Y से लेके Z तक का वोल्टेज बताओ, तो वो कितने वोल्ट आता है? 4 वोल्ट। X से Z तक का वोल्टेज कितना आया? 8। और X से लेके Z तक का टोटल वोल्टेज जो आएगा वो कितना आएगा? कंबाइंड वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है बेटा? इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्ट मीटर होता है और एमीटर होता है वो कैसे कनेक्ट किया? अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊंगा, या यही वाला सर्किट है। अब ये बताइए, मुझे सबसे पहले कौन सा कनेक्ट करना है? एमीटर। क्या कनेक्ट करने जा रहा हूँ? एमीटर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ क्या चीज़? एमीटर। एमीटर कैलकुलेट करता है किस चीज़ को? करंट को। तो अब ये बताइए, इस सर्किट में से गुजरने वाला करंट, यहाँ से निकलने वाला करंट अगर मुझे चाहिए, तो बताइए मैं इसको इस सर्किट में इस पोजीशन पे क्या चीज़ कनेक्ट कर दूंगा? एमीटर। इस यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दूंगा? एमीटर। तो एमीटर हमेशा, देखिए आप, सोर्स में से कितना करंट निकल रहा है, सोर्स के साथ ये एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, हेड ऑन कनेक्ट।
तो एमीटर सीरीज में। अब अगर मुझे यहाँ से गुजरने वाला करंट चाहिए तो मैं यहाँ एमीटर कनेक्ट, तो एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। जबकि वोल्ट मीटर क्या चीज़ मेजर कर रहा होता है? वोल्टेज। जो चीज़ वोल्टेज कनेक्ट करती है वो हमेशा कैसे कनेक्ट होती है? पैरेलल। अब मसलन मुझे इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा? 1 ओम के अक्रॉस का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर का एक तार Z से कनेक्ट करूँगा और एक वायर किससे कनेक्ट करूँगा? Y से। तो अब ये बताइए इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता लग जाएगा। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल। बताइए, ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल। तो बताइए वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में, सॉरी वोल्ट एमीटर कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में और वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल। तो डी ठीक है, वोल्ट मीटर सीरीज ये गलत हो जाएगा, एमीटर पैरेलल, बोथ सीरीज बोथ पैरेलल भी गलत। तो आंसर क्या होगा आपके पास? डी। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक, इसके बाद चलें, ये देखिए बेटा, देखिए भाई इसमें क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। बताइए इसमें से कौन से कंडक्टर से ज़्यादा करंट पास हो रहा। अब आपने करंट मालूम करना है ना, आई, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम, हाउ मच चार्जेस पासिंग थ्रू इन अ सेकेंड। ये आपके पास बताओ, 10 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड, 10 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड्स, डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर क्या आया? 1 एम्पियर। 50 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड्स, एक तार में से 50 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में गुजर रहे हैं, तो इसको जब मैं क्रॉस करूँगा तो ये क्या आएगा? 5 एम्पियर, इससे ज़्यादा हो गया। 20 इन 2 सेकेंड्स, 20 इन 2 सेकेंड्स, तो ये आपके पास आएगा 10 एम्पियर। और 103 मिनट्स, अच्छा देखिए ये सेकंड नहीं है, ये मिनट्स है। मिनट्स का मतलब क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 60। अब ये 100 डिवाइडेड बाय क्या रखना पड़ेगा? 60। तो बताइए सबसे ज़्यादा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? 50 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड्स, तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो यहाँ से गुजरेगा और मिनिमम आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मिनिमम करंट जो होगा वो डी में से गुजर रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? क्यू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अमाउंट ऑफ चार्ज। अभी कह रहा है इफ 20 वॉट बल्ब, एक बल्ब है जो इसके ऊपर कितना लिखा है? 20 वॉट लिखा है, पावर उसकी, पावर कितनी दी गई है? सॉरी 200 वॉट, कितने घंटे चलता है? टाइम दिया जा रहा है 1000 आवर्स, ठीक है। देन द एनर्जी, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो एनर्जी उमूमन होती है किलो वॉट आवर में, और यहाँ पे देखिए तमाम एनर्जीज किलो वॉट आवर में लिखी गई। तो बताइए 2000 आपके पास क्या हुआ? वॉट हो गया। आवर का मतलब क्या हो गया? कितने घंटे चल रहा है? टाइम 1000। तो ये यूनिट हो गई वॉट आवर, मिसिंग क्या है? किलो। तो बताइए जब मैं यहाँ पे किलो लिखूंगा तो मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना होगा किस चीज़ से? 1000 से। तो 1000 से 1000 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 200 किलो वॉट आवर, ये इसकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 200 किलो वॉट आवर। समझ रहे हैं? इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि देखिए पावर किसके बराबर होती है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। इसको लिख लो या ई अपॉन टी लिख लो। बताइए यहाँ पे अगर मैं ई निकालता हूँ तो वो किसके बराबर होगी? पी मल्टीप्लाई बाय टी। पावर कितनी दी गई है? 200 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया? आवर्स में कितना दिया गया? 1000। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200,000 ये जूल्स में एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में। लेकिन आपको तो वॉट आवर किलो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए, किलो में जूल्स के अंदर आइए, इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 1000 कर।
1000 से जब ये डिवाइड होगा तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 200 वॉट बचेगा सर, 200 वॉट आवर। अब जीरोस कैंसिल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू हमारे पास किलो वॉट में, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 2200 किलो वॉट आवर। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये भी मैंने आपको कराया था 1 2 3 में से कौन सा, ये थंब है, तो 1 जो है वो थंब आएगा, यानी कि फोर्स आएगी, तो ये सी और डी हो सकते हैं। फर्स्ट फिंगर जो है ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सही है बेटा, आगे चल। अब स्टडी करंट जो है वो पास हो रहा है कहाँ से कहाँ, पासिंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ पास हो। ये बताइए ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो इन्होंने राइट हैंड को ऐसे रख के जब घुमाया, आप अपना राइट हैंड रख के जब घुमाएंगे तो घुमाने में जो ये वायर है इसमें फिंगर्स आगे की तरफ से पीछे की तरफ जाएंगे, तो करंट जो होगा वो बैक साइड के ऊपर यूँ जा रहा होगा और फिर यहाँ से आके ये आगे की तरफ आ रहा होगा यूँ, और ये बैक साइड के ऊपर जाके ऐसे आ रहा होगा। तो बताइए इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज का। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर जो होता है, उसकी वर्किंग जो होती है एसी जनरेटर की, आप जानते हैं एसी जनरेटर, तो ये इंडक्शन के प्रिंसिपल इंड्यूस्ड होता है ना, लेकिन आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है। इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ये मैंने बताया था आपको, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। म्यूचुअल इंडक्शन किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। इम्पिडेंस आपने पढ़ा नहीं, इंडक्टर भी नहीं पढ़ा, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द फिनोमेना इन विच चेंज इन करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल में करंट को तुम तब्दील, ट्रांसफार्मर आ गया कि तुम एक प्राइमरी में करंट को चेंज करो और उससे करंट इंड्यूस्ड हो जाए कौन सी कॉइल में, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल, यानी कि सेकेंडरी कॉइल। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, देख लें भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका शायद थर्ड ऑप्शन होगा। देखें ये दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन, चूँकि ट्रांसफार्मर है तो इसका आंसर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। नेम ऑफ द गेट, अब ये जो गेट दिया गया है उस गेट के अंदर देखिए डी बना हुआ है, तो ये तो एंड हो गया, और इसके ऊपर सर्कल बना है तो नैंड होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें नैंड आंसर डी होगा। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 0, और गेट का आउटपुट जो है, और गेट के आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बताओ कब 0 आता है, तो और गेट को अगर मैं लगा लेता हूँ ए और बी लिख के, 0 0 1 1 0 1 0 1, अब ये आउटपुट है, इसका 0, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। तो बताइए और गेट पे 0 आंसर, 0 आउटपुट सिर्फ कब आएगा, जब दोनों क्या हों, 0 हो या दोनों ऑफ हो। तो बताइए इफ बोथ 0, बोथ ऑफ इनपुट्स आर 0, जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और जब कोई भी एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपके कोर्स का नहीं है, 18 तक क्वेश्चन रहेंगे मेरे ख्याल में, नंबर ऑफ बस यही। देखिए नेक्स्ट पेपर देखिए, ये 2 पेपर्स हम कोशिश करेंगे, अभी मेरे ख्याल में क्लास आपकी 20 पे होगा, नहीं 25 पे होगा, 45 पे स्टार्ट हुई थी, 25 पे। तो इसके भी हम ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 5 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा इशू है, ये जो फिगर है ना ये बहुत ही लाइट दी हुई है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, आप लोग शायद देख पा रहे हो या नहीं। देखें ये एक वेव बनाई है इसने, ये ऐसे करके, सॉरी ये ऐसे नीचे लाया, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, ऐसे बनी।
इसमें देखिए ये जो पॉइंट ए है ये क्रस्ट है, पॉइंट सी ट्रफ है, पॉइंट डी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। और ये जो हाइट है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा? अच्छा, हमने क्वेश्चन 2 पे ही डायरेक्ट ही आ गए। तो देखिए भाई, विल हैव कह रहे हैं इसमें एम्पलीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई एम्पलीट्यूड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको दिखाई दे दिया। व्हेन अ वेव पासिंग थ्रू अ नैरो गैप, कोई वेव है ये चल रही है, अब ये एक नैरो गैप था, जब ये वेव इस नैरो गैप से पास होती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ये बेंडिंग ऑफ वेव क्या कहलाता है? डायफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें वेव की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आता, वेव लेंथ पे कोई फर्क नहीं आता, स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बेंडिंग ऑफ वेव तो इसको हम क्या कहेंगे? डायफ्रैक्शन। ठीक है बेटा? अगला देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की क्या करा दी जाए? बढ़ा दी जाए। तो बताइए, साउंड जो कि मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बना दें, बढ़ा दें, तो वो साउंड फर्दर क्या हो जाएगी? श्रिल हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। विल हैव लोअर पिच, इसकी पिच हाई हो जाएगी, तो इसकी पिच क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। लाउडनेस या ग्रेवनेस और किसी में कोई, इसकी पिच क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स लाउडेस्ट साउंड, इसमें से सबसे ऊंची आवाज कौन? लाउडेस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसकी एनर्जी क्या हो? हाई हो। जिसकी एनर्जी क्या हो? हाई। हाई एनर्जी होने का मतलब क्या है? कि हाई एम्पलीट्यूड होना चाहिए। क्या चीज? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब क्या है? कि आवाज अपने मीन पॉइंट से उतनी ही ऊंची हो। ऊंची होने का मतलब क्या है? कि अपने मेन पॉइंट से ज़्यादा हाइट पे मौजूद हो। तो देखो, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी हाइट कम है। अभी बताइए, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये ऑलमोस्ट दोनों हाइट्स मुझे क्या दिखाई दे रही? बराबर। तो ये हाई लाउडेस्ट साउंड, ये दोनों, ये भी लाउड है और ये भी लाउड है। लेकिन बताइए, इसमें सिर्फ एक साइकिल है, इसमें मल्टीपल साइकिल, इसमें साइकिल ज़्यादा है, तो इसकी पिच भी क्या होगी? इसकी पिच भी क्या होगी? हाई। और इसकी लाउडनेस भी क्या होगी? हाई होगी। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका आंसर क्या होगा? डी। डी लाउडर भी होगी और श्रिल साउंड भी होगी, पिच भी हाई होगी। यहाँ पे लाउडर तो है ये, लेकिन इसकी पिच जो है वो क्या है? इसके मुकाबले में लो है। यहाँ पे पिच हाई है, लेकिन साउंड जो है वो फेंट है। साउंड जो है वो क्या है? फेंट है। तो आंसर डी होगा इसका। अगला देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? फास्ट स्पीड ऑफ लाइट। भाई देखिए, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो होता है, जो ग्लास में भी होता है, ये बेसिकली मीडियम के चेंज होने की वजह से होता है, मीडियम की डेंसिटीज की वजह से होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं, फास्ट स्पीड भी नहीं है एक तरीके से होगा, चेंज इन मैस भी नहीं, पैसिंग फ्रॉम मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से जब आप दूसरे मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये बेस्ट आंसर है। वरना किसी हद तक ये वाला, ये दोनों भी लिए जा सकते थे, लेकिन बेस्ट आंसर चेंजिंग ऑफ, तो डी आंसर होगा इसका। अब ये बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास स्लैब है और मुझे ग्लास स्लैब का क्या चाहिए?
मुझे ग्लास स्लैब का क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल से लेंगे तो 30 एंगल, तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन 48 अपॉन साइन 30 लेंगे, साइन 48 अपॉन साइन 30। देखिए आप, साइन 48 अपॉन साइन 30, ये वाला ए आंसर। ईच ऑफ द कलर ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वेवलेंथ डिस्पर्शन हो रही है, देखिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। ये सारी डिस्पर्शन जो होती है ये इनकी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स की वजह से होती है। When the white light passing through the prism, it bends into 7 colors के अंदर टूट जाती है। अब टूट जाने के बाद दिस बेंडिंग ऑफ कलर क्यों हो रही होती है? फ्रीक्वेंसी क्या डिक्रीज हो रही होती है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, वेवलेंथ रिमेन्स। अब ये जो चेंज आ रही है ना, ये इनकी वेवलेंथ की चेंजेस की वजह से। अब ये बताइए, रेड की वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है रेड की, और वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, ये रट्टा मार लो अच्छी तरीके से, ये मिनिमम होती है, कम से कम। यानी कि रेड कलर की वेव देखोगे तो वो इतनी बड़ी बन रही होगी, और वॉयलेट की वेवलेंथ देखोगे तो वो क्या बन रही होगी, इतनी बारीक बन रही होगी। तो बताइए, ये जो बेंडिंग हो रही है, ये वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? वेवलेंथ असल में क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए, वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से आपके पास ये बेंडिंग ऑफ वेव जो होती है वो अकर करती है, या हम किसी हद तक फ्रीक्वेंसी को, अब बताइए वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर यहाँ पे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो वो भी ठीक होता, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस लिखा है तो ये गलत है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से। तो ये 7 का आंसर। तो बस यहीं तक रखते हैं बेटा, आगे फिर 7 से आगे मैं जो है वो इसकी वीडियो जो है वो बना के कंटिन्यू कर दूँगा। तो बस यहीं तक।